हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे सोशल साइंस की क्लासेस। क्लास 9 और 10 दोनों की एसएसटी पढ़ेंगे। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्या करना है, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है, ठीक है। कॉपी किताब लेके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट्स बनाते रहो। वैसे तो उम्मीद नहीं है तुम लोग बनाओगे, तो इसकी भी मैं जो पीडीएफ है पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा। बट कोशिश करो जितना जल्दी जितना अच्छे से लिख पाओगे उतने अच्छे से समझ पाओगे, उतनी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म नेशनलिज्म कैसे आया, ये हमारी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता ही है, तुम्हारी बुक का नाम द क्या है, बुक का नाम इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। इंडिया और कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, इसका मतलब इंडिया और उसके समकालीन, मतलब उसी टाइम में पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था, ये बुक का नाम। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना, हमें पढ़ना तो है इंडियन हिस्ट्री, पर इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे जब तक हमें आस पड़ोस की जानकारी ही नहीं होगी। हमें पता चल जाए कि 1919 में जो खिलाफत हुआ वो टर्की में कैलिफेट हुआ, उसकी वजह से इंडिया में खिलाफत मूवमेंट हुआ। अब हमें टर्की ही नहीं पता क्या हुआ और क्या चला था, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, बस हम रट लेंगे कि हाँ इंडिया में हुआ था। तो उससे हमें क्या ज़्यादा जरूरी क्या है, हमें समझना है हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि रट लेंगे, हिस्ट्री समझाने के लिए। हिस्ट्री एक लेसन है, जो हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। और और जब रिपीट करेंगे वही गलतियां जो हमने पास्ट में की हैं, अगर हम समझ लेते तो वो गलती हम दोबारा रिपीट नहीं करते, है ना। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो समझ के पढ़नी है, रटना नहीं है। रटेंगे पर काम की चीज बहुत कम, मिनिमम चीजें हम याद करेंगे, बाकी चीजें हम समझते हुए चले जाएंगे। बेसिक चीजें हमें समझना है, आइडियाज क्या आइडियाज है, हमें क्या किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम। ये है पहला पार्ट। ये फ्रेडरिक सोरियो की, जो 1848 में उसने एक ड्रीम देखा, रात को एक सपना देख लिया उसने, और उस सपने को फिर उसने सोचा कि अब कुछ करने को नहीं बचा है तो पेपर पे ही उतार देते हैं। तो उससे 4 प्रिंट्स बनाए, 4 फोटो बनाए, उसमें से ये एक फोटो है, ठीक है। अब इस फोटो को बहुत ध्यान से हमें देखना है। ये फोटो एक विजन है, मतलब एक फ्यूचर का होप है कि हम अपनी दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं। जैसे तुम लोगों से कहा जाए, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या क्या करते। तो सूर्य ने सोचा अगर मैं भगवान होता तो क्या क्या करता। तो सूर्य ये सोच रहा था कि क्या क्या देखना चाहता था वो। तो उसने ये पेंटिंग बनाई। अब पेंटिंग को बहुत हमें ध्यान से एनालाइज करना है। पहली चीज हमें क्या दिख रही पेंटिंग में, एक तो ये चीज दिख रही है कि ये इतने सारे लोग लाइन लगा के ऐसे जा रहे हैं जैसे कहीं लड्डू बट रहा है ना। उसके बाद ये एक स्टैचू है, यहाँ पर पता नहीं कुछ कूड़ा कबाड़ा फेंका हुआ है। और यहाँ आसमान में कुछ आसमानी चीजें हैं, लाइक गॉड हैं, एंजल्स वगैरह हैं, ठीक है। और सन सेंट वेंट हैं, ये सारे लोग यहाँ पर हैं। इतनी चीजें अगर हम समझ पाए, हम ये फ्लैग्स देख सकते हैं, झंडे हैं अलग अलग कंट्रीज के, हम ये सारी चीजें देखें। अब हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं। ये जो फर्स्ट थिंग है, लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल, ठीक है। ट्रेन का क्या मतलब होता है, लंबी कतार है। लोग क्या है, एक लंबी कतार में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, इस स्टेचू के पास से जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तो दिख ही रहा होगा। किसी का मुंह उधर तो नहीं है, होंगे एक दो लोग उल्टा भी चलते हैं। तो सब लोग क्या जा रहे हैं, इस स्टेचू के पास जा रहे हैं। ये स्टेचू क्या है, ये है, दिस इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की स्टेचू, लिबर्टी मतलब आजादी। अब इस स्टेचू के बारे में अगर हम एनालाइज करें, तो ये और ये दो हाथों में क्या क्या पकड़ के रखा है इसने। पहले है ये टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट। टॉर्च है इनलाइटनमेंट की, मतलब समझ लो बुद्धि बांटने वाला टॉर्च। और दूसरा ये है चार्टर ऑफ राइट्स। चार्टर ऑफ राइट्स से ही हमारे कंट्री में फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट आया, वो चार्टर ऑफ राइट्स से ही आया। और चार्टर ऑफ राइट्स कहाँ से आया, वो यूएसए से आया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है। ये फ्लैग अगर तुम पहचान पा रहे हो तो ये किसका फ्लैग है, फ्रांस का, ठीक है।
दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ जर्मनी। ये सारी चीजें अभी हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मतलब माथा टेकते हुए जा रहे हैं। और यहाँ अब हम नीचे आते हैं, तो ये क्या चीज है? ये है टूटा फूटा कूड़ा कबाड़ा कचरा, ये है शैटर्ड रिमेन्स। शैटर्ड रिमेन्स का मतलब, शैटर्ड का मतलब होता है टूटा हुआ। ठीक है, तो ये पूरा टूटा हुआ बिखरा हुआ सामान है, किस चीज का है? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, हम काफी बार इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ही मतलब इंस्टीट्यूशन, और एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई भी लिमिट ना हो। ठीक है, और यहाँ पर जो हम ऊपर देख रहे हैं ये हेवन, स्वर्ग है एकदम ऊपर। और हेवन से कौन देख रहा है? जीसस क्राइस्ट। ये एंजल्स हैं, सेंट्स हैं, ये लोग इन लोग को देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद वगैरह दे रहे होंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। ये हम एक बार में फिगर देख के बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये फिगर थी 1848 में। फ्रेडरिक सोडियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। सोडियो ने 4 प्रिंट्स बनाए थे, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। कैसा वर्ल्ड? जिसमें जो कंट्रीज हैं वो किसकी बनी हो? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की। डेमोक्रेटिक का मतलब रूल ऑफ पीपल, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, रूल ऑफ पीपल। और सोशल रिपब्लिक्स का मतलब, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? हेड जो है वो क्या होगा? इलेक्टेड हेड। ठीक है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, अनलाइक मोनार्की। मोनार्की जिसमें क्या होता है, रूलर का बेटा या रूलर जिसको चाहता है वो अगला रूलर बनता है। शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अब इसमें कहाँ कहाँ के लोग दिखाए गए? दोनों जगह की, यूरोप और अमेरिका। ठीक है, यूरोप और अमेरिका क्यों? क्योंकि उस टाइम ये दोनों कंट्रीज काफी आगे थी, बाकी एशिया की कंट्रीज इस लाइन में अभी तक नहीं थी। एशिया की कंट्रीज 1780s में आपस में लड़ रही थी 1850s में। ठीक है, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। अगर मैं इस फिगर में देखूं, फिगर तो क्लियर नहीं है, बट इसमें अगर हम देखें तो मैन भी हैं, वेमेन भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, और अलग अलग क्लास के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सभी लोग एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और होमेज ऑफर कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ से आया? लिबर्टी का कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फ्रांस। ठीक है, लिबर्टी फ्रांस से आया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो हमने क्लास 9 में पढ़ा था ना, क्या था मोटो? लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। हमें कंट्री में क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए, इक्वेलिटी चाहिए और फ्रेटर्निटी चाहिए। और जो फ्रेंच के लोग थे उन्होंने लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया एज अ फीमेल फिगर। पर्सोनिफाई करने का क्या मतलब? पंचतंत्र की कहानियां सुने हो? पंचतंत्र की कहानियां में पेड़ बात करते हैं। जैसे एक नीला सियार एक कहानी थी, तो उसमें सियार बात कर रहा है, जो कि प्रैक्टिकल तो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम सब चीजों को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मतलब उसे एक ह्यूमन लाइक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज हम लिबर्टी के साथ भी कर रहे हैं। लिबर्टी को भी ऐसे बनाया, इवन हमने कंट्री को भी ऐसे बनाया। भारत माता, भारत के लिए कोई क्या माता है? कोई देवी है क्या? कुछ नहीं है, बट हमने अपनी कंट्री को मानने के लिए उन्हें पर्सोनिफाई कर दिया, भारत मतलब माता। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी फिगर भी बना दी, इमेज भी बना दिया। द टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। अब जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो एक फीमेल फिगर है, वो अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट लिए हैं और दूसरे हाथ में क्या लिया हुआ है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देख ली थी। आगे बढ़ते हैं। इन द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड का मतलब आगे वाला। ठीक है, फोरग्राउंड का मतलब, फोर का मतलब होता है आगे ना, तो जो आगे की तरफ यहाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में क्या है? मैन ऑफ चार्टर ऑफ राइट्स। ठीक है, हम देख रहे थे फोरग्राउंड में लाइक द शैटर्ड रिमेन्स। ये जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये चीज शैटर्ड रिमेन्स,
टूटी हुई चीजें बिखरी हुई है, ठीक है। इन द फोरग्राउंड लाई द shattered remains of the symbols of absolutist institutions। जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब निरंकुश, निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना लगा हो, ठीक है, निरंकुश शासन है। अब वैसे जितने भी एम्पायर थे वो सारे एम्पायर क्या हुए, खत्म हो गए, तबाह हो गए, ठीक है। जो एक बहुत फेमस शेर है कि जो आज तख्ता नशी हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। इसका मतलब जो आज पावर में हैं वो एक न एक दिन उनको उस गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो किराएदार है, उनका खुद का वो नहीं है। ये जो पावर है वो ऐसा नहीं परमानेंटली उनकी है, कभी ना कभी उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ यूटोपियन विजन। यूटोपिया का क्या मतलब होता है, परफेक्शन, जो चीज एकदम परफेक्ट, टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ऐसी चीजें कि इतना वो इतनी परफेक्ट है कि वो हो ही नहीं सकती, ठीक है। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। तो सोरियो का ये जो यूटोपियन विजन था उसमें ये था कि जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो ग्रुप्ड हैं, जिसमें अलग अलग देश का ग्रुप बना के खड़े हैं, ठीक है, और जिसको हम उनके फ्लैग्स से पहचान सकते हैं और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से। लीडिंग द प्रोसेशन, प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, जुलूस या रैली, ठीक है, रैली। तो कौन लीड कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। क्यों, क्योंकि 1848 तक ये दोनों ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, ठीक। फ्रांस, जो कि अपने ट्राई कलर से हम बड़े आराम से देख सकते हैं, जो मैंने फ्रांस को पहले तुम्हारी पहली इमेज में तुम्हें दिखाया, एक बार और देख। ये है फ्रांस, जो अपना रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस के बारे में हम पढ़ेंगे तो फिर से हम इस ट्राई कलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट रीच द स्टैचू, फ्रांस जस्ट स्टैचू के पास पहुंचा हुआ है, एंड उसके पीछे कौन है, फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, और जर्मनी वाले ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग लेके चल रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली, अब अच्छी बात यह है, मजे की बात यह है कि जो जर्मन पीपल थे वो अभी तक एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। मतलब फ्रांस में एक नेशन का कॉन्सेप्ट तो था, बट जर्मनी के लोग जो थे वो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड थे, ठीक है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। अब जब सब अलग अलग डिवाइड हैं, उनकी एक कंट्री ही नहीं है, तो उनका एक फ्लैग कैसे हो गया। तो ये जो फ्लैग था वो बस किस पे था, होप पे, एक उम्मीद में कि कभी ना कभी जर्मनी यूनाइट होगा, ठीक है। इन ये होप पे था इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज। मतलब जो भी एरियाज थे जिसमें जर्मन स्पीकिंग लोग थे उनको यूनाइट करने का ये एक होप, ठीक है, इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको यूनाइट करके कैसा बनाएंगे, एक नेशन स्टेट जिसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो। फॉलोइंग द पीपल्स, फॉलोइंग मतलब उसके बाद कौन कौन है, पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। ये मैप देखो, ये मैप, इंग्लैंड कहाँ पर है, दिस इज लंदन, तो इंग्लैंड यहाँ पर। ये यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम अलग अलग कंट्रीज का मिलकर बना हुआ है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। जो ये वाला पार्ट है दिस इज नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, ये भी यूके का पार्ट है, और ये जो आइलैंड है ये है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो और यूरोप में बाकी कंट्रीज कौन सी हैं, पोलैंड, हमने अभी पोलैंड की बात की, पोलैंड कहाँ है, जर्मनी के बगल में, जर्मनी की हमने बात की, फ्रांस की हमने बात की, इटली, इटली की बात की, और हंगरी की बात की, ऑस्ट्रिया की बात की। तो ये सारी कंट्रीज हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैप पे। अभी हम इस मैप पे दोबारा आएंगे, हम वापस उस पर। From the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. Heavens मतलब ऊपर से,
जो हमने देखा क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स है, वो इन सीन्स को देख रहे हैं। और इसको आर्टिस्ट ने क्यों यूज किया है, ताकि वो आपस में क्या दिखा पाए, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। भाईचारा, भाईचारा अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो जो बाकी पूरे वर्ल्ड के नेशंस है उसमें एक हम फ्रेटर्निटी दिखा रहे हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं। नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। नेशनलिज्म का एक ऐसा फोर्स था जिसने पूरे यूरोप में बहुत बड़े स्वीपिंग चेंजेस लाए। स्वीपिंग मतलब एकदम साफ कर देने वाला चेंज, किसमें, पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड। मतलब जो यूरोप का पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स चेंज हो गया, मोनार्की से वो डेमोक्रेसी पे आ गए। मेंटल वर्ल्ड, जो पीपल पहले अलग रोल में रहने के लिए कंफर्टेबल थे, बट अब उनके अंदर एक रिवॉल्यूशन की फीलिंग आ गई कि अब हम ऐसे कंट्री में नहीं रह सकते। अब कंट्री क्या होनी चाहिए जिसमें पीपल की सुनी जाती हो। This led to the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। और जब जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, एक नई स्टेट बन के आएगी। नया स्टेट बनेगा, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो चल रहे थे पहले। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब हमने अभी जर्मनी का देखा कि जर्मनी के लोग आधे इस देश में है, आधे उस देश में, कुछ उस देश में है, कुछ इस देश में। तो इसका मतलब एक जो कंट्री होगी उसमें भी अलग अलग नेशन के लोग रह रहे होंगे, अलग अलग रीजन के लोग रह रहे होंगे। जो उनका जो पूरा राज्य है किसी राजा का, उसमें अलग 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 रेस के लोग रह रहे हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में उनको हटा के क्या होना चाहिए, एक नेशन स्टेट बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। यूरोप में बहुत लंबे टाइम से एक चीज डेवलप हो रही थी, क्या, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें एक मॉडर्न स्टेट की बात की गई, जिसमें जो भी कंट्री है उसकी जो पावर है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी, सेंट्रलाइज होगी, किसी एक के हाथ में पावर होगी। पूरी कंट्री में सिर्फ उसका रूल होगा और वो सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, उसकी डिफाइंड उसकी टेरिटरी डिफाइंड होगी, फिक्स होगी। मतलब उसके बॉर्डर पे कोई डिस्कशन नहीं होगा कि ये बॉर्डर, ये कंट्री किसके अंदर पड़ती है, ठीक है। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent। बट जो एक नेशन स्टेट था जिसमें सिर्फ रूलर ही नहीं, नॉट ओनली इट्स रूलर, बट जो मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस है उनके अकॉर्डिंग भी चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं कि एक रूलर है उसके मन से सारी चीजें चलेंगी, जो सिटीजंस हैं उनसे भी ओपिनियन लिया जाएगा। एंड दैट केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जिससे क्या हुआ, लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई। कॉमन आइडेंटिटी का डेवलप होने का क्या मतलब, अब लोगों को लगता है हाँ ये देश मेरा है। नहीं तो क्या लगता है कि देश उनका नहीं है, सब कुछ उनके ही मन से चलना है, राजा के मन से ही चलना है, तो हम तो बस एक सब्जेक्ट हैं, पड़े रहेंगे, जैसे राजा कहेगा वैसे रह लेंगे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब ये जो कॉमननेस थी कि हम सब एक जैसे ही हैं, वो बहुत लंबे टाइम से नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, उसको बनाना पड़ा था, उस कॉमननेस को लाना पड़ा था, लोगों को फील कराना पड़ा था, ठीक है। इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स। कैसे लाया गया था, स्ट्रगल से, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स, जो लीडर्स थे उन्होंने किया, एंड द कॉमन पीपल, जो आम लोग थे उन्होंने इस फीलिंग्स को लोगों के अंदर लाया, ठीक है। ये है यूरोप का मॉडर्न डे का मैप। ये रशिया है, तब रशियन एम्पायर काफी बड़ा हुआ करता था, ये पूरा एरिया रशिया के कंट्रोल में था, ठीक है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, नॉर्वे, स्वीडन इधर है, ये डेनमार्क है, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और एक ये टर्की। ये सब अभी के लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, तो इनकी लोकेशन समझ के रखो, ठीक है। स्विट्जरलैंड यहाँ पर है, यहाँ पर नीदरलैंड्स, यहाँ पर बेल्जियम, ठीक है। स्पेन पोर्टुगल का
कुछ खास रूल अभी के चैप्टर्स में नहीं है। ठीक, मैप को अच्छे से एक बार पॉज करके देख लेना, सारी कंट्रीज का लोकेशन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये प्रेजेंट डे का मैप है। अभी हम पास्ट का भी मैप देखेंगे, पहले यूरोप में क्या क्या था, कौन कौन से एम्पायर थे। अब हम आते हैं अर्नस्ट रेनन का व्हाट इज अ नेशन। अर्नस्ट रेनन वाज अ फिलोसोफर, उन्होंने बताया कि नेशन होता क्या है। इनके अकॉर्डिंग नेशन क्या होता है, तो नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। जो नेशन है वो कल्मिनेशन है, मतलब एक रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट है, ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, बहुत लंबे पास्ट के एक एंडेवर्स, एंडेवर्स मतलब चाहतों का, एक सेक्रीफाइस मतलब बलिदान का, और देश के प्रति प्रेम का, देशभक्ति का, इन सारी चीजों का जो रिजल्ट निकल के बाहर आता है वो है नेशन। अ हीरोइक पास्ट, हमारा जो पास्ट है वो बहुत हीरोइक है। हमारे कंट्री में बहुत वीर वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, बहुत महान महान लोगों ने जन्म लिया, ग्रेट मैन। ठीक है, ग्लोरी, एक बहुत बड़ी ग्लोरी, हमारा कंट्री बहुत फेमस है, हमारी कंट्री मतलब हमारी कंट्री का डंका पूरे विश्व में बसता है, हम विश्व गुरु हैं, ये सारी चीजें। हीरोइक पास्ट, जैसे इंडिया का हीरोइक पास्ट है, जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कितने लोग कुर्बान हुए, ये हमारे लिए एक गर्व की विषय नहीं है। हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या है, हीरोइक पास्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने ग्रेट मैन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को छुट्टी मना रहे हैं, गांधी जयंती की 14 अप्रैल को मना रहे हैं, ये ग्रेट मैन क्या है, हम इनको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तभी जाके हमारे अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आ रही है ना। हम लोग यूनाइट यूनाइट का फील कर पा रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि हम सबके हीरो एक ही हैं, है ना। दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया, और यही एक सोशल कैपिटल है, अगर ये ना हो तो नेशन का आइडिया लोगों के अंदर नहीं जाएगा। अगर इस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को ये ना लगे कि हमारे जो पास्ट में लीडर्स हैं वो इतने महान थे, वो इतने महान थे, तो लोगों के अंदर कभी भी यूनिटी का फील आएगा ही नहीं। उनको लगेगा अच्छा ये तो उनके लिए लड़े थे, मेरे लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, तो पास्ट में हमारी ग्लोरीज भी सेम होनी चाहिए, कि कैसे, जैसे भगत सिंह कैसे फांसी पे चढ़ गए हंसते हुए, हम सबके लिए ये चीज एक कॉमन चीज है, और हम सब इसके लिए प्राइड फील करते हैं। एंड टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, आज के लिए हमारे पास जो विल है, हमारी इच्छा है, वो सेम होनी चाहिए। हम सब लोग को एक कंट्री, अपनी कंट्री के बारे में सोचना है कि उस कंट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको और आगे कैसे ले जाना है। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, यहाँ के लोग साथ में मिलकर कुछ बड़ा किए हों, करते ही हैं, एक कंट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है सब लोग मिलकर करते हैं। एंड टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, ये करने के बाद भी हमारी इच्छा रहती है कि हम और दें। एक पोयम थी, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ठीक है, ये है नेशन, कि हम जितना कर रहे हैं उससे एक स्टेप और आगे करें, क्या क्या ना करें। ठीक है, दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल, और ये बहुत जरूरी कंडीशन है पीपल होने के लिए, इस देश की जनता होने के लिए ये बहुत इसेंशियल कंडीशन है, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें देश के लिए इतना कुछ करना है। सो अब समझ में आया नेशन क्या है, तो नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, एक लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या हुआ, सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस, ठोस मतलब मिलजुल, जिसके एलिमेंट्स पास पास रहते हैं, तो सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता, जहाँ सब लोग एकजुट होके रहें। ठीक है, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। इस एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसिट, ये जो इसका एग्जिस्टेंस है, मतलब ये जो नेशन होना है, वो कैसे पहचाना जाएगा, अगर वहां पर डेली प्लेबिसाइट हो। डेली प्लेबिसाइट मतलब प्लेबिसाइट होता क्या है पहले ये समझ लो। प्लेबिसाइट को अगर हम एक हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जनमत, बट जनमत कहना सही नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत सारे वर्ड्स का ट्रांसलेशन जनमत ही निकलेगा। तो प्लेबिसाइट को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जूनागढ़ के। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया ऐसा नहीं था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और चलो अंग्रेज चले गए, काम खत्म।
जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया में 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब 550 से ज्यादा राजा थे इंडिया में, ठीक है। और उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने जाते टाइम ये कहा कि चलिए देखिए, हम इंडिया को क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इंडिया एक पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान में जाके रहना पाकिस्तान में रह ले, जिसको इंडिया में रहना इंडिया में रह ले। और तीसरा जो राजा लोग हैं प्रिंसली स्टेट्स, उनका क्या, तो उनका हम ये करेंगे कि जिसकी मर्जी हो पाकिस्तान चला जाए, जिसकी मर्जी हो इंडिया चला जाए, और जिसकी मर्जी हो वो इंडिपेंडेंट रह ले। तो ऐसे 550 लोग थे, 550 छोटे छोटे राज्य थे पूरे इंडिया में, जिन्होंने कह दिया हम क्या रहेंगे, हम तो रहेंगे इंडिपेंडेंट, हम ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। और उनमें से 3 इंपॉर्टेंट थे, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और तीसरा कश्मीर। हैदराबाद का केस था कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने कह दिया हम तो इंडिया को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान को। अगर हैदराबाद की हम लोकेशन देखें तो इंडिया के लगभग सेंटर में, ठीक है, साउथ का पार्ट है, वो पाकिस्तान से कैसे, पाकिस्तान में कैसे चला जाएगा। तो ऐसा करते, ऐसे इस टाइम में इंडिया ने बाई फोर्स का यूज किया और हैदराबाद को कैप्चर कर लिया। बची बात कश्मीर की। कश्मीर की कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड, इसको शॉर्ट में अगर यही समझें तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया कि हम इंडिया को, मतलब कश्मीर हमारा पार्ट होगा, बट कश्मीर नहीं चाहता। तो कश्मीर आ गया इंडिया के पास और इंडिया से मांगने लगा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हम, आप हमें बचा लीजिए उनसे, वो हमसे युद्ध करना चाह रहे हैं तो आप हमें बचा लीजिए। उस टाइम इंडिया ने कहा ठीक है, हम आपको क्यों बचाएं, हम आपको तभी बचाएंगे जब आप हमारा पार्ट होंगे, आप हमारे इंडिया का पार्ट बनिए, आप इंडिया को ज्वाइन करिए, हम बिल्कुल बचाएंगे अपने पार्ट को। तो कश्मीर इस तरीके से इंडिया में आ गया और उसके बाद कश्मीर का मैटर तब से ही फंसा हुआ है। उसके बाद बचा जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या कराया गया, जूनागढ़ में इंडिया को पता था कि जो जूनागढ़ के लोग हैं वो क्या है, वो इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनका जो किंग है वो ज्वाइन करना नहीं चाहता। तो इंडिया ने कहा ऐसी बात है ना, हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते हैं, हम एक वोटिंग करा लेते हैं सबसे, जो जूनागढ़ में जितने लोग रहे सब लोग वोट देंगे। और जब सब लोगों ने वोट दिया तो क्या हुआ, मेजोरिटी ने ये डिसाइड किया कि हम क्या रहेंगे, हम इंडिया ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये जो वोटिंग हुई जिसमें सभी सिटीजन से वोट डलाया गया, इसे कहते हैं प्लेबिसाइट। अब ये नॉर्मल वोटिंग से अलग है जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इस वोटिंग में हम किसी एक डिसीजन को पूरी की पूरी जनता डिसाइड करती क्या करना है, ठीक है। तो जो नेशन की एग्जिस्टेंस है वो एक डेली प्लेबिसाइट है। अगर नेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर डेली सिटीजन्स के पास चॉइस होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स, जो प्रोविंस है वो इसकी इनहेबिटेंट्स होनी चाहिए, मतलब जो राज्य हैं वो इसका पार्ट होना चाहिए। और अगर किसी को कंसल्ट करना है, अगर किसी के पास अधिकार है कंसल्ट किए जाने का, तो वो वहाँ के इनहेबिटेंट्स है, वहाँ के रहने वाले लोग, ठीक है। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. और जो एक नेशन स्टेट होता है उसका कभी भी रियल इंटरेस्ट किसी दूसरी कंट्री को एनेक्स मतलब कब्जा करने का नहीं होता है, और ना ही किसी ऐसी कंट्री को अपने साथ मिला के रखने का जो रहना ही नहीं चाहती साथ। हम उसकी मर्जी के खिलाफ उसको अपना पार्ट बना के नहीं रखेंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन। अब जो नेशन का एग्जिस्टेंस है वो बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्या है, जरूरत है। और जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर ये नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो लिबर्टी है उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। जिस आज़ादी से हम घूम पा रहे हैं, जिस आज़ादी से हम कुछ कह पा रहे हैं, वो पूरी आज़ादी छीन ली जाएगी अगर एक नेशन स्टेट ना हो, ठीक है। एंड अगर, और ये कब होगा, विच वुड बी लॉस्ट, लिबर्टी हमारी चली जाएगी अगर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक लॉ हो और उसको चलाने वाला सिर्फ एक मास्टर हो, ठीक है। ऐसे केस में कोई भी नेशन नहीं बचेगा। समझ में आया व्हाट इज अ नेशन। तो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी 2 या 3 दिन में रिलीज करेंगे हम, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे एंड द आइडिया ऑफ नेशन।
और तब तक इन चीज़ों को अच्छे से बुक्स में देखिए, रिवाइज करिए, लर्न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जो भी आपके जानने पहचानने में क्लास 10th में मतलब सही ऑडियंस तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।